अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ राइटिंग को। पैराग्राफ राइटिंग हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमारा जो एसे राइटिंग का प्रोसेस है, जो हमने एसे लिखना है सीएसएस के लिए 100 मार्क्स का, ताकि हम वो बेहतर से बेहतर और पासिंग एसे लिख पाएँ। अब पैराग्राफ राइटिंग को अगर आप समझना चाहते हैं ठीक से, तो पैराग्राफ में 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपने किसी न किसी टीचर से पढ़ा होगा या सुना होगा कि आपके पैराग्राफ राइटिंग में यूनिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें हर जगह पे रैंडम मार्टिन में भी लिखी हैं, हर जगह पे लिखी हैं, पर इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए कि इनको ये चीज़ें क्या है और ये कैसे हम एप्लीकेशन जब लिखें तो ये कैसे चीज़ें आएंगी। पर इन 4 चीज़ों के अलावा अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 चीज़ें पहले तो आप नोट करें ना, कौन सी 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ राइटिंग के लिए। नंबर 1 अगर हम बात करें तो भाई आपके पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए आपके। फिर कोहेरेंस होना चाहिए आपका, ठीक है, और आपका डेवलपमेंट होनी चाहिए आपकी। इसी तरह आप देखेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए आपके पैराग्राफ राइटिंग में। ये 4 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके पैराग्राफ में क्या होनी चाहिए, ठीक है। पर इन 4 चीज़ों के अलावा जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर सीएसएस के कैंडिडेट जो कि एसे को अपने एसे को इम्प्रूव करना चाहता है उसको आनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो है आपका एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ। क्या है एम्बिट? एम्बिट क्या होता है सर? एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ समझना चाहिए सर आपको। एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ क्या होता है? एम्बिट ऑफ पैराग्राफ समझना चाहिए आपको। सर ये होता क्या है एम्बिट ऑफ पैराग्राफ? सर ये एम्बिट ऑफ पैराग्राफ आपको समझना है। एम्बिट का मतलब क्या है सर? एम्बिट का लिटरल मीनिंग अगर आप लें तो लिमिटेशन कह सकते हैं उसको। लिमिट, दायरा, समझ, स्कोप, समझ, आपके हुदूद को समझ। हुदूद क्या है? आपकी हद क्या है? मतलब व्हाट इज़ द एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ सर? एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ क्या होता है सर? सर एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ ये होता है कि एक पैराग्राफ की हद कितनी है। मसलन कि एक मुल्क की हद होती है ना, एक मुल्क की, एक रियासत की हद होती है, इसी तरह पैराग्राफ की हद होती है, इसी तरह एसे की हद होती है। तो एम्बिट ऑफ पैराग्राफ आप समझेंगे तो आप आगे चल के आपको एम्बिट ऑफ द एसे समझ आएगा। सर ये 4 जो चीज़ें हैं इनका क्या होगा? सर ये 4 चीज़ें तो हैं ही हैं ना, इनके अलावा आपको टेक्निकली एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ समझना चाहिए सबसे पहले तो। सर ये चीज़ क्या होती है? सर ये चीज़ होती है कि भाई व्हाट इज़ द एम्बिट ऑफ पैराग्राफ? सर एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ इज़ टू डिस्कस अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया। सर सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया? जी, सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया। सर ये कंट्रोलिंग आइडिया फिर क्या होता है? पहले तो आप ये समझिए ना, तो टू डिस्कस अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया होता है आपका पैराग्राफ। सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया को डिस्कस करता है एक पैराग्राफ। एक आपका पैराग्राफ सिंगल एक कंट्रोलिंग आइडिया को डिस्कस करता है। एक पैराग्राफ एक कंट्रोलिंग आइडिया को क्या करेगा? डिस्कस करेगा। सर फिर ये कंट्रोलिंग आइडिया क्या चीज़ है? सर ये आपका कंट्रोलिंग आइडिया क्या है? भाई कंट्रोलिंग आइडिया वो आइडिया होता है जिसके ऊपर सारा पैराग्राफ लिखा जाता है। मतलब कि एक कंट्रोलिंग आइडिया पे पूरा पैराग्राफ लिखा जाता है। सर मतलब एक आइडिया, जी, उसके ऊपर सारी चीज़ें आती हैं, बिल्कुल ऊपर चाहिए। सर वो कंट्रोलिंग आइडिया होता कहाँ पे है? भाई द प्लेसमेंट ऑफ द कंट्रोलिंग आइडिया, जब हम बात कर रहे हैं सीएसएस की, तो सीएसएस एक एकेडमिक राइटिंग है, तो उसमें प्लेसमेंट ऑफ द कंट्रोलिंग आइडिया शुड बी द फर्स्ट प्लेस ऑफ द पैराग्राफ, कि पहली जगह होनी चाहिए उसकी पैराग्राफ की कंट्रोलिंग आइडिया के हवाले से अगर बात करें तो। एकेडमिक राइटिंग की बात कर रहे हैं। अगर बर्टन रसल लिखेगा, विल ड्यूरांट लिखे या कोई और बड़ा ऑथर राइटर लिखेगा तो उसकी मर्जी है, क्योंकि वो अपने हिसाब से लिखते हैं। कंट्रोलिंग आइडिया किधर दे रहे हैं किधर नहीं दे रहे हैं वो उनकी मर्जी है। हम सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कंट्रोलिंग आइडियाज पहला जुमला होगा क्या? पैराग्राफ का, आपका पैराग्राफ का पहला जो जुमला होगा वो कंट्रोलिंग आइडिया होगा। और एम्बेड ऑफ द कंट्रोल पैराग्राफ क्या होगा? जो आपका सिंगल आइडिया को डिस्कस करेगा। और सिंगल आइडिया क्या होगा सर? सिंगल आइडिया आपका सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया को आइडिया कहते हैं आप, और कंट्रोलिंग आइडिया को आप क्या कहते हैं? जिसके ऊपर सारा पैराग्राफ लिखा जाएगा।
सर तो ये जो 4 चीज़ें इनका क्या होगा भाई, यही इसी पे आएंगी ना, यही सारी चीज़ें फिर इन्हीं में ही अंदर आ जाएंगी। सबसे पहले इस बात को आप समझें कि सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया होता क्या है। जब आपने सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया जनरेट कर लिया, आपको ये अंदाज़ा हो गया कि भाई मेरा पूरा पैराग्राफ, एम्बेड ऑफ द पैराग्राफ क्या है कि एक आइडिया को हम डिस्कस करेंगे, 2 आइडिया को नहीं, एक को। अगर आप 2 आइडिया को डिस्कस करेंगे तो वो हो जाएगा ब्रीच ऑफ द यूनिटी। फिर यहाँ पे यूनिटी आपकी क्या हो जाएगी, वायलेट हो जाएगी। यूनिटी आपकी क्या हो जाएगी, वायलेट हो जाएगी। तो सर हम सिंगल आइडिया दे दिया, हमने पैराग्राफ दे दिया जी, दे दिया। अब सिंगल आइडिया दे दिया और शुरू में ही आपने देना है वो, सर व्हाट अबाउट द टॉपिक सेंटेंस। भाई यही तो टॉपिक सेंटेंस है, क्या आपका कंट्रोलिंग आइडिया को ही तो टॉपिक सेंटेंस कहते हैं टेक्निकल लफ्ज़ में। टॉपिक सेंटेंस किसको कहते हैं, कंट्रोलिंग आइडिया को। सर व्हाट इज कंट्रोलिंग आइडिया, सर कंट्रोलिंग आइडिया इज द synonym of the topic sentence. Topic sentence is the synonym of the controlling sentence. And when we talk about the controlling idea is that idea on which whole paragraph is written. कि सारा पैराग्राफ लिखा जाएगा उसके ऊपर। समझ रहे हैं आप बात को, कि सारा पैराग्राफ आपका कंट्रोलिंग आइडिया के ऊपर ही लिखा जाएगा। सर सही समझ गया। अगर आप एक मिसाल के तौर पे आपने एक आइडिया दिया पैराग्राफ में और वही कंट्रोलिंग आइडिया था, तो उसी पे आपने पैराग्राफ अब लिखना है। ये क्लियर है जी, क्लियर है सर। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं कि भाई आपका एम्बेड आपका क्लियर हो गया कि एम्बेड है कि सिंगल आइडिया करेंगे आपको डिस्कस पैराग्राफ में, एक ही आइडिया पैराग्राफ में होगा। अगर दूसरा आइडिया आप देना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ उसका दूसरा हो जाएगा। अगर आप दूसरा आइडिया देना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ उसका दूसरा बन जाएगा। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग को पढ़ रहे हैं। इन ऑर्डर टू गो टू द एसे राइटिंग, हम आप एसे राइटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही हम एसे राइटिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पैराग्राफ्स लिखे जाएंगे। क्योंकि हमने वी नो दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सेंटेंस, काफ़ी सारे अल्फाज मिलकर क्या बनाते हैं, जुमला बनाते हैं। काफ़ी सारे जुमले बना के क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। इसी तरह काफ़ी सारे जो पैराग्राफ मिलकर क्या बनता है, एक ऐसे बनता है। तो हम इस सारे ऐसे में कोहेरेंस की बात आती है, सारी ये चीज़ें आती हैं ऐसे में भी, और पैराग्राफ में भी सारी चीज़ें आती हैं ये। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमने कंटेन करना है तो पैराग्राफ सबसे पहले बेहतर होना चाहिए आपका, वो करेक्ट होना चाहिए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें और एम्बेड ऑफ द पैराग्राफ। इसके बाद आपकी जो टेक्निकल चीज़ें आती हैं वो आती हैं, आपको टॉपिक सेंटेंस लिखना आना चाहिए। सर ये टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखेंगे हम, सर ये टॉपिक सेंटेंस आप जब आपको टेक्निकल चीज़ों का पता हो जाएगा तो आप टॉपिक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और तो आप टॉपिक सेंटेंस लिख पाएंगे। जब आप टॉपिक सेंटेंस लिख पाएंगे, क्योंकि वही कंट्रोलिंग आइडिया होगा और उसी पे सारा पैराग्राफ लिखा जाएगा, तो आप बेहतर पैराग्राफ लिख सकते हैं, टेक्निकली करेक्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देखें, अब सबसे पहले तो आपको टॉपिक सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे, अगर मिसाल में अगर बनाऊँ आपके लिए, मिसाल के तौर पे मिसाल हम लेते हैं, अक्सर आसान मिसाल लेते हैं पावर्टी का। सर पावर्टी हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब पावर्टी क्योंकि क्या है, प्रॉब्लम में, पावर्टी क्या है आपका प्रॉब्लम में, तो इसका यहाँ तो क्या होगा, काज होगा, भाई प्रॉब्लम है ना, उसका कोई सबब होगा। तो इसी तरह इसी का कोई असर भी होगा, अफेक्ट भी होगा, इसी तरह इसी का कोई सलूशन भी होगा, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे टॉपिक पे उठाना है और आसान टॉपिक पे आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका पैराग्राफ राइटिंग सबसे पहले जो ना आप बेहतर लिख पाएंगे। ऐसे टॉपिक उठाएं जो कि बिल्कुल आसान हो। अब यहाँ पे पावर्टी आपने उठाया, पावर्टी है आपका टॉपिक, ठीक हो गया। अब ये देखें इसके एस्पेक्ट कौन सा बनता है, इसका क्या बनता है, एस्पेक्ट कौन सा बनता है। भाई एस्पेक्ट है आपका क्या कि भाई काज, ठीक है, मैंने काज पे लिखना है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ द पावर्टी। अब काजेज ऑफ द पावर्टी, अब बहुत सारे काजेज आ सकते हैं, तो आप कोई भी सिंगल आइडिया उठाएंगे, क्योंकि एम्बेड ऑफ द पैराग्राफ क्या है भाई, एम्बेड ऑफ द पैराग्राफ है कि सिंगल आइडिया होना चाहिए पैराग्राफ में। तो आप ये लिखें सर मिसाल के तौर पे कि अनएम्प्लॉयमेंट, मिसाल के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट काजेज पावर्टी इन पाकिस्तान।
अब ये आपका काजेज इन जो अनएम्प्लॉयमेंट काजेज पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ये आपका है कि बता रहा है कि बेरोज़गारी की वजह से गुर्बत है पाकिस्तान में। अब बेरोज़गारी क्या बन गया, इसका काज बन गया। बेरोज़गारी इसका क्या बन गया, काज बन गया। और टॉपिक आपका क्या बन गया, पॉवर्टी बन गया। समझ रहे हैं? इसी तरह अब आगे ये आपका कंट्रोलिंग आइडिया बनेगा, यही टॉपिक सेंटेंस, यही कंट्रोलिंग आइडिया, और स्टार्ट में ही आएगा पैराग्राफ में। और उसके बाद जो आपका आएगा, पर बाद इसके बाद फ़ौरन बाद सपोर्टिंग आइडियाज़ आएंगे कि कैसे पॉवर्टी जो ना बढ़ रही है, किसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। फिर उस पर डेटा आएगा, भाई इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है जिसकी वजह से क्या हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है पाकिस्तान में। समझ रहे हैं? तो उसके बाद आपका जो आएगा एंड में, आप कम से कम इस पे ये कहा जाता है पैराग्राफ। सर कोई काफ़ी सारे जो है ना कैंडिडेट्स पूछे, सर हाउ मेनी सेंटेंसेस शुड देयर बी इन पैराग्राफ, कि कितने सेंटेंसेस होने चाहिए एक पैराग्राफ में। भाई ये तो अब कोई कह नहीं सकता कि कितने हो, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है, पर मिनिमम आपके कितने होने चाहिए, मिनिमम आपके होने चाहिए 5। मिनिमम कितने होने चाहिए, 5 सेंटेंसेस होने चाहिए। मिनिमम आपके 5 सेंटेंसेस होने चाहिए एक पैराग्राफ में, ठीक है। और मैक्सिमम आपके कितने भी हो सकते हैं, ये डिपेंडिंग ऑन द के राइटर जो आप लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। अब 5 सेंटेंस होंगे जब, क्योंकि पहला सेंटेंस क्या होगा आपका, टॉपिक सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या होगा आपका, टॉपिक सेंटेंस। प्लेसमेंट के पहले सेंटेंस की टॉपिक सेंटेंस की होगी। दूसरा आपका क्या होगा, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होगा दूसरा सेंटेंस। इसी तरह आपका तीसरा आपका डेवलपमेंट, कोई भी डेटा वगैरह देंगे आप, डेटा हो गया, कोई भी रेफरेंस हो गया, कोई भी कोटेशन देंगे आप, उसको उसके रेलेवेंट देंगे आप। सी कोटेशन हो गया, डेटा फिगर देंगे, कोई भी फैक्ट्स देंगे, कोई भी आप, ठीक है, कोई भी फैक्ट दे देंगे कंट्रोलिंग आइडिया पे। चौथा आपका क्या होगा, चौथा आपको उसी पे जो ना आपको ही क्या देंगे, उसी पे कोई आप एक सेंटेंस देंगे जो कि आपको क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, मतलब कि उस पर ही सपोर्टिंग आइडिया देंगे। फिर आप उसको क्या करेंगे, कोहेरेंस में लेके आएंगे। कोहेरेंट कोई भी जुमला देंगे, उस पर कोहेरेंस कोई भी एक जुमला देंगे या 2 देंगे, जो भी आप जितने भी आप देना चाहें, पर मिनिमम आपका 1 आएगा, ठीक है। 5वां आपका होगा कंक्लूडिंग आपका सेंटेंस आएगा जो कि हुक बैक करेगा। ये तकरीबन ये सारी 5 चीज़ें लाजमन एक पैराग्राफ में होनी चाहिए। कितनी? 5 चीज़ें ये लाजम। कौन सी? टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, डेटा या रेफरेंस, कोटेशन या फिगर या फैक्ट्स देंगे। फिर कोहेरेंस। अब कोहेरेंस यहाँ पे क्या है, कोहेरेंस यहाँ पे कोई भी जुमला देंगे आप जो किसको, जब डेटा दिया उसके बाद उसका क्या बताएगा कि भाई ये क्या कर रहा है, ये असर किस तरह दिखा रहा है, कि भाई किस तरह जो ना अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। फिर अब आखिरी जुमला, कम से कम 5 जुमले, क्योंकि मिनिमम मैंने क्या किया, 5 जुमले आपने इस पैराग्राफ में देने हैं। सर ऊपर कितने दें? ऊपर आपकी मर्जी है जितने दें। अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है, कोटेशन ज़्यादा है, किस पे, पॉवर्टी पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे, आप उससे रेलेवेंट दे सकते हैं। कोटेशन दें, आप रेफरेंसेस दें, डेटा दें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को कोट करें, जितना आप को कर सकते हैं उस पर जुमले दे सकते हैं। टाइम आपके पास ज़्यादा है, आप दें, पर मिनिमम आपके पास कम से कम कितने, 5 जुमले आपके एक पैराग्राफ में होने चाहिए। और लास्ट में आपका होना चाहिए कंक्लूडिंग सेंटेंस। सर हम इस तरह लिख क्यों नहीं पाते? आप इसलिए लिख नहीं पाते क्योंकि आप प्रैक्टिस कम करते हैं। आपको सबसे पहले सिंपल, आसान से आसान टॉपिक जैसे कि पॉवर्टी हो गया, टेररिज्म हो गया, इस तरह के टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस करें। और ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो कि टेररिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स पे आप सबसे पहले तो प्रैक्टिस करें। और सिंपल आसान क्या प्रैक्टिस करें आप, टॉपिक सेंटेंस बनाना प्रैक्टिस करें, कंक्लूडिंग सेंटेंस बनाना प्रैक्टिस करें। फिर आप पैराग्राफ लिखना, टेक्निकली लिखना शुरू करें। फिर चेक करवाएं उस्तादों से। चेक करवाने के बाद आप देखें गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं आप। एक पैराग्राफ में 2 आइडिया तो नहीं दे रहे, यूनिटी ब्रिज तो नहीं कर रहे आप। फिर देखें कोहेरेंस उसमें है कि नहीं है, आपके जब्त बन रहा है कि नहीं बन रहा, लिंकिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। कोहेरेंस क्या होता है भाई? कोहेरेंस
एक कोहेरेंस के दो किस्म होते हैं, एक लॉजिकल कोहेरेंस होता है, एक वर्बल कोहेरेंस होता है। एक आइडिया अगर दूसरे आइडिया के साथ जुमलों में कनेक्ट कर रहा है, एक जुमला लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा जुमला लिखा हुआ है, और दोनों ये लॉजिकली आइडिया के हिसाब से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये होगा लॉजिकल कोहेरेंस। अगर वो लॉजिकली कनेक्ट नहीं भी कर रहे हैं पर उनके बीच में अल्फाज दे रहे हैं, मोर एवर, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, इस तरह के अल्फाज दे के आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका वर्बल कोहेरेंस। दो तरह के कोहेरेंसेस होते हैं, समझ रहे हैं। ये आपके पैराग्राफ में भी वर्क करते हैं, आपके एसे में भी वर्क करते हैं, जिसको हम डिस्कोर्स मार्कर कहते हैं, जहाँ आप ये कहें कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनमें हम पैराग्राफ कनेक्टर्स भी कहते हैं और जो सेंटेंसेस कनेक्टर्स भी कहते हैं, जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं वो? कनेक्ट करते हैं, ग्लू का काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं। तो ये अल्फाज आपको क्या करते हैं, फिर वो आपके बीच में आपके पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस लेके आते हैं। सर कौन सा कोहेरेंस लेके आते हैं भाई? ये तो आप जो आप अल्फाज यूज़ करेंगे, जिस तरह का आपका आइडिया होगा उस तरह का कोहेरेंस होगा। लॉजिकल भी हो सकता है और वर्बल कोहेरेंस भी हो सकता है। फिर सर डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आपकी है भाई, जो भी आप आइडिया देंगे, कोई भी आइडिया आप दे रहे हैं पैराग्राफ में, तो लाजमन आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा सर, डेटा से क्या मुराद है? कोई फैक्ट, फिगर, कोई भी इकोनॉमिक सर्वे का कोई भी आपका क्या डेटा होना चाहिए, फिगर होना चाहिए कि भाई इतनी हमारी 62% लिटरेसी रेट है। मिसाल अगर आप एजुकेशन पे पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपका कोई भी किसी भी तरह का आपका डेटा वो क्रेडिबल हो, ऑथेंटिक हो, ठीक है, कोटेबल हो, तो वो आप डेटा यहाँ पे पैराग्राफ में इस्तेमाल करेंगे। सर कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर रेलेवेंट होना चाहिए। सर वो कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरफ कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं आप कोटेशन को, ठीक है। हमने पढ़ा था कि आप डायरेक्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे, बताएंगे किसका कोटेशन है ये, ठीक है, पर रेलेवेंट होना चाहिए। ये याद रखें, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रेलेवेंसी उसकी नहीं देखते, उसको कोटेशन को इस्तेमाल कर देते हैं, बस ये कोटेशन मिला और इस्तेमाल कर दिया, फिर वो बैकफायर कर जाएगा। कोटेशन अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एक पैराग्राफ में या एसे में, वो उसकी रेलेवेंस लाजमी को उसको जो ना जहन में रखें, उसकी रेलेवेंस है और वो रेलेवेंट है पैराग्राफ के साथ। अगर आइडिया आपने जो लिखा है उसके ऊपर रेलेवेंट है तो करें कोट, अगर वह नहीं रेलेवेंट तो ना करें, इससे परहेज़ करें। फिर वो दोनों तरह आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट वे में इनोटेड कॉमास खत्म हो जाएंगी और आप बताएंगे कि भाई किसने कहा है, वो आप अपने हिसाब से जो ना डेट लगा के कर देंगे। अगर डायरेक्ट करेंगे तो इनोटेड कॉमास में आप लगा के कर सकते हैं। इसी तरह आप ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर? सर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर ये प्रिंसिपल जो ना वो डिपेंड, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एसे में, ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एसे में, ठीक है। पर अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे ये होता है कि भाई द मोस्ट रेलेवेंट, द मोस्ट कन्विंसिंग जो पॉइंट होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है आपके पास, मतलब अगर कोई डेटा है, फैक्ट है, फिगर है आपके पास पड़ा है, तो आप कोई और रेलेवेंट आइडिया है आपका, ठीक है, पावरफुल कोई बात है आप, तो सबसे पहले उसी को आप आगे रखेंगे टॉपिक सेंटेंस कि जहाँ सपोर्टिंग आइडिया के बाद, ताकि पता चले किसको, पढ़ने वालों के को, आपने भाई ये आपके पास चीज़ है, मोस्ट पावरफुल चीज़ है। इसी तरह पैराग्राफ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन किया जाता है। ये ज़्यादातर प्रिंसिपल ऐसे में मेंटेन किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन आप किस तरह ऐसे को ऑर्गेनाइज करते हैं। पर पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी आते हैं आइडिया की बात, समझ रहे हैं। सबसे पहले आप, इसमें दो अप्रोचेस होती हैं, एक इजी टू डिफ़िकल्ट और दूसरी डिफ़िकल्ट टू इजी। एक आपकी होती है जनरल टू स्पेसिफिक, दूसरी होती है स्पेसिफिक टू जनरल। हालांकि ऐसे में भी यही फार्मूला जो है लगाया जाता है, पर पैराग्राफ में भी यही लगाया जाता है, सही है। तो आप ये चारों चीज़ों को आप क्या करेंगे, माइंड में रखेंगे, तो आपका पैराग्राफ जो है ना वो आप सही से लिख पाएंगे। सर हम कहाँ से शुरू करें? बेटा आप सबसे पहले आसान टॉपिक से शुरू करें, और पैराग्राफ का सबसे पहले आप टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना सीखें। इतना लिखना सीखें कि आप कम से कम 40-50 टॉपिक के टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखें, लिख के चेक करवाएं। जब आपका टॉपिक सेंटेंस और आपका ये जो आपको लिखना आ गया तो आप जो है ना फिर पैराग्राफ आराम से लिख पाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं मिसाल समझाऊं आपको, मैं कहूँ अगर सर मतलब पावर्टी टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक क्या है, पावर्टी। मैं कहता हूँ जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट इज ए ग्रेट पार्ट ऑफ पावर्टी।
सर या हम इस तरह लिख सकते हैं, भाई अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ग्रेट पार्ट ऑफ पॉवर्टी। ये तो टॉपिक सेंटेंस है ही नहीं, कैसे लिखेंगे इस पे पैराग्राफ, कैसे लिखेंगे इस पे मैंने आपको बताया कि भाई ये सिंपल वर्ड्स है, अनएम्प्लॉयमेंट काजेज पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ये हालांकि इसमें सिंपल अल्फाजों में लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बेरोज़गारी काज करती है पॉवर्टी गुर्बत को पाकिस्तान में। ये इस पर हालांकि सिंपल अल्फाज हैं, इसमें डिक्शन बेहतर होना चाहिए, आपका सेंटेक्स आता है आपका, ठीक है। आप सर सेंटेक्स और डिक्शन की अगर हम बात करें तो अल्फाज आपके जो है ना वो आपके मैटर करते हैं, ठीक है। आपका पैराग्राफ तो आपको लिखना आ गया, अगर मिसाल के तौर पे हम लें। फिर बात कौन सी आती है, बात आती है दो की, दो बड़ी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। कौन सी? एक आपका डिक्शन आता है, दूसरा आता है सेंटेक्स। कम से कम 50 से 60 सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आपको सीखने चाहिए CSS के लिए, मुख्तलिफ 36 तो रैंडम मार्क में खुद लिखे हुए हैं। दूसरे अगर आप करना चाहते हैं, दूसरे और किताबें हैं, जैसे कि माइकल स्वान की किताब प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज हो गया, ठीक है। फिर उसकी हो गई आपकी ह्यूम की होगी किताब, ठीक है, मार्टिन ह्यूम की, उधर से आप कर लें। इट पे आप स्ट्रक्चर सीखें, आप देयर पे स्ट्रक्चर सीखें, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे तो आपके ऐसे राइटिंग में खूबसूरती आएगी, समझ रहे हैं। उसके साथ साथ आप डिक्शन पे भी काम करें। डिक्शन पे कैसे काम करें, अब ये देखेंगे आप, अनएम्प्लॉयमेंट काजेज पॉवर्टी इन पाकिस्तान, बिल्कुल आसान, छठी जमात के बच्चे जिस तरह लिखते हैं इस तरह लिखा हुआ है। अब CSS कैंडिडेट और छठे जमात की बच्चे के राइटिंग में फ़र्क तो होना चाहिए ना। तो ये फ़र्क क्या, कौन सी चीज़ें करती हैं भाई, आपका एक तो डिक्शन फ़र्क करता है, क्या, एक तो आपका डिक्शन फ़र्क करता है और आपका दूसरा सेंटेक्स फ़र्क करता है, प्लस सेंटेक्स। ये दो चीज़ें आपका फ़र्क करती हैं, किसमें, आपकी ऐसे राइटिंग में। ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ बात कर रहा हूँ, ये मतलब ये चीज़ें जो हैं आपकी ब्यूटीफाई करेंगी आपकी लैंग्वेज को, आपका लेवल, स्टैंडर्ड, कैलिबर, सारी चीज़ें आपको आगे सामने रख के बताएंगी कि आपका लेवल क्या है ऐसे का, राइटिंग का। जब आप इन पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ना चीज़ें क्या हैं, डिक्शन क्या है, सेंटेक्स क्या है। एक ही बात को आप 15 बार 15 मुख्तलिफ सेंटेंस में अगर कह देते हैं ना, तो यही तो महारत है, यही इसी को तो मास्टरी कहते हैं, इसी को तो एक्सपर्टीज़ कहते हैं, इसी को तो राइटिंग स्किल्स कहते हैं। एक बात को आप 15 बार अगर कहें तो मुख्तलिफ अल्फाजों में कहें। एजुकेशन तो आप स्कूल भी लगा दें, कभी ट्यूटर भी लगा दें, आप कोचिंग भी लगा दें, आप इसी तरह मुख्तलिफ अल्फाजों में एक बात को अगर आप कहेंगे तो लेबोरियस नहीं होगा, मोनोटोनियस नहीं होगा, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा कि यार एक बात को इसने 15 बार कहा है और 15 मुख्तलिफ अल्फाजों में कहा है, क्या तो बात है। तो ये दोनों चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, इस पर टाइम लगेगा, 2 माह लगेंगे, 3 माह लगेंगे, इस पर आहिस्ता आहिस्ता आपको काम करना चाहिए अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग को बेहतर करना है। और ये सर कहाँ से करें, इसके लिए मैं सोर्सेज इंशाल्लाह जल्द ही, और इन पे भी मैं इंशाल्लाह जल्दी लेक्चर बनाऊंगा एक एक इन पे कि भाई यूनिटी को किस तरह आप बेहतर कर सकते हैं। एक मतलब लेक्चर यूनिटी पे हो गया, एक लेक्चर कोहेरेंस पे हो गया, एक लेक्चर डेवलपमेंट पे हो गया, एक लेक्चर ऑर्गेनाइजेशन पे हो गया। पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस को किस तरह लिखा जाता है, मैं आपको मज़ीद जो है ना, ये तो मैंने मिसाल दे के आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है ना। आगे मैं आप कोशिश करूँगा कि टॉपिक सेंटेंस, मुख्तलिफ टॉपिक्स जो आपके होते हैं उन पे टॉपिक सेंटेंस या कंट्रोलिंग आइडिया किस तरह लिखा जाता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। एक एक जो है ना मुख्तलिफ खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत सेंटेक्स और खूबसूरत डिक्शन के साथ, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर डिक्शन और बेहतर से बेहतर सेंटेक्स को इस्तेमाल करके अपना जो है टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस और पूरा पैराग्राफ और पूरा ऐसे जो 2025 में ऐसे आया है ना, कौन सा, ये डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज़ द वर्स्ट मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी, इस पर मैंने ऐसे लिखा है। ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 1-2 दिन में ना इस पर जो मैंने लिखा हुआ है ना वो सारा वीडियो रिकॉर्ड करके ना अपलोड करूँगा, फिर आप देखिएगा उसमें कौन से डिक्शन सिंटेक्स किस तरह इस्तेमाल हुआ है और क्या क्या जो है ना उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसे किस तरह लिखा हुआ है, कोहेरेंस किस तरह मेंटेन किया गया है, यूनिटी को किस तरह मेंटेन किया गया है, डेवलपमेंट किस तरह उसमें दी गई है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह दी गई है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, फिर आप देखिएगा। अब तक के लिए आप ये देखें, बस आप ये 4 चीज़ों पे काम करें फ़िलहाल। कौन सी चीज़ें, एक तो टॉपिक सेंटेंस बनाना सीखें, कंक्लूडिंग सेंटेंस हो उससे भी आसान है ना,
वो बनाना सीखें। मैं लेक्चर भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह फ़ौरन जल्दी एक एक चीज़ पे। और सेंटेक्स और डिक्शन पे, इन पे 2 चीज़ें, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है। सेंटेक्स और डिक्शन आपको हर राइटिंग स्किल में काम आएंगी इंशाल्लाह। जल्द ही जल्द मिलते हैं और एक एक अलग अलग मज़ीद डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे एक एक चीज़ पे डिटेल में, ताकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की हेल्प हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।